हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वेरी लवली शो। और आज जो मेहमान हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, ही इज़ एन आर्टिस्ट बाय प्रोफेशन और पैशन से ये हैं एक आर्ट टीचर। एट अ वेरी यंग एज ही इज़ अ फाउंडर ऑफ आर्ट यूनिवर्सिटी। सो लेट्स वेलकम रियांश राहुल। या ही इज़ देयर। सर प्लीज़ ज्वाइन। प्लीज़ ज्वाइन सर। Sir, can you send me the request? Yeah, I'll send you, sir. Yeah, please join. Hi, Hello, Lovely. good evening, sir. Thank you so much for having me. It's Uh, great. it's really great to have you here. It's really great. My pleasure. So, रियांशी, जैसे मैंने बात की आर्टिस्ट, एंड सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी एट अ वेरी यंग एज। आपने पैशन को फॉलो करते हुए अपना प्रोफेशन बनाया, जो कि बहुत कम लोग करते Thank you हैं। so much. एंड एंड यू आर अ फाउंडर ऑफ अ यूनिवर्सिटी। एंड नॉट ओनली दैट, आपने यूनिवर्सिटी के फाउंडर ही नहीं है, बल्कि आपने काफी लोगों को पैशन फॉलो करते हुए सपने भी दिखाए हैं टू फॉलो देयर पैशन थ्रू योर वीडियोस, थ्रू योर यूट्यूब चैनल, थ्रू योर यूनिवर्सिटी। सो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आपसे, रियांश राहुल, एज ए पर्सन, हम्म। एज ए आर्टिस्ट। सो किस एज में सर आपने ये शुरुआत की? लवली, सबसे पहले मैंने शुरुआत, वैसे तो मैं बचपन से ही आर्ट कर रहा हूँ। मेरे पेरेंट्स बताते हैं कि मैं जब 3 साल का था तब से मैं पेंसिल चलाने लगा था। बस बात ओके। सीरियसनेस, आर्ट को पैशन बनाना, प्रोफेशन बनाना है, वो 12th के बाद आई, 12th क्लास के बाद आई। लेकिन ओके। आर्ट तो बचपन से ही चल रहा है। मतलब मैं स्कूल में पार्टिसिपेट किया करता था, जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते थे स्कूल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, इंटर स्कूल लेवल पे, तो वो वहां से जर्नी शुरू हुई थी। तो धीरे 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 जी। धीरे जब वो जर्नी 12th तक पहुंची, तब एक रियलाइजेशन हुआ कि अब इसको प्रोफेशन में आगे लेके जाना चाहिए। तो इस तरीके से शुरुआत हुई थी। सो सर, जैसे कि सबकी फैमिलीज में होता है ना कि आप आप डॉक्टर बन जाओ, आप इंजीनियर बन जाओ, आप सीए बन जाओ। सो हाउ वाज द रिस्पॉन्स इन योर फैमिली जब आपने बोला मुझे आर्टिस्ट बनना है? मेरा फैमिली ऐसा रहा था, मेरी फैमिली में कि शुरू से, बचपन से जब मैं आर्ट किया करता था, तो मेरे जो मम्मी पापा हैं वो काफी सपोर्टिव थे। मतलब कि हाँ, अब बचपन में तो वैसे भी सपोर्टिव रहते हैं, लेकिन मेरे पापा को काफी अच्छा लगता था कि मैं आर्ट बना रहा हूँ। और पापा थोड़े डिफरेंट माइंडसेट के हैं। मतलब वो एक पढ़ाई वाली जो मानसिकता है पापा की, वो नहीं रही थी शुरू से। उनका ये था कि स्पोर्ट्स कर, खेलना कूदना जरूरी है, फिटनेस पे ध्यान दे। आर्ट कर रहा है तो वो भी अच्छी चीज है, उस पर ध्यान दे। अगर मैं डांस कर रहा होता तो उसके लिए मुझे प्रमोट करते थे। तो हर एक चीज के लिए वो मुझे मोटिवेट करते थे कि देखो, सब कुछ करना चाहिए। तो ऐसा एक माहौल रहा था शुरू से। लेकिन जब मैंने ट्वेल्थ के बाद जब मैंने ये डिसाइड किया कि इसको मैं प्रोफेशनली करना चाहूंगा, तो पापा चाहते थे कि मैं कर लूं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। बट प्रॉब्लम ये थी कि उनको पता नहीं था कि इसमें होगा क्या, क्योंकि राइट। क्लैरिटी नहीं थी कि मैं क्या करूं। तो जब तक आपको क्लैरिटी नहीं होती कि आपको क्या करना है, तो भले ही कोई सपोर्ट करे या डिमोटिवेट भी करे, तो उसका कोई फर्क आप पे नहीं दिखेगा, क्योंकि आप खुद पे खुद खाली फील करोगे। तो सबसे पहले करेक्ट। मैंने यही कोशिश की कि पहले मैं खुद क्लियर हो जाऊं कि मैं करना चाहता हूं, नहीं चाहता हूं। क्योंकि ये चीज आती है सबके माइंड में कि प्रोफेशन बनाना है, ये एक थॉट है। लेकिन उसकी राइट। क्लैरिटी लाना कि प्रोफेशन बनाना चाहते तो हैं, लेकिन कैसे किया जाए, हमारा जो माहौल है या हमारी जो सोसाइटी है, उसमें क्या कर सकते हैं, राइट। प्रोफेशन बन सकता है। तो तब मैंने फिर इंटरनेशनल आर्टिस्टों को फॉलो करना शुरू किया। और बहुत सारे इंटरनेशनल आर्टिस्टों को, उनको फॉलो करने का कारण भी था। कारण ये था कि इंडिया में मैंने बहुत सारे आर्टिस्टों से मुलाकात की, आर्ट के टीचर, जी। आर्ट के अलग अलग प्रोफेसर से। तो बहुत सारे डिमोटिवेशन मिलता था। मतलब आर्ट के टीचरों से मुझे डिमोटिवेशन मिलता था, तो अच्छा फील नहीं होता था। तो इंटरनेशनल आर्टिस्टों को जब मैंने फॉलो करना शुरू किया, तो मैंने एक चीज देखी कि बहुत अलग अलग तरीके हैं आर्ट की फील्ड में प्रोफेशन बनाने के। करेक्ट। लोग टीचिंग टीचिंग लाइन में जाते हैं, फिर ऑनलाइन पर्सनल ब्रांडिंग बनाते हैं, और बहुत सारी चीजें, उस पर हम बात करेंगे। जी। लेकिन जब थोड़ी क्लैरिटी
आनी शुरू हुई, तब फिर मैंने घर में समझाया कि इस चीज को मैं करना चाहता हूँ और कर सकता हूँ। तब जाके उन्होंने फिर ये फील किया कि हाँ ये चीज हो सकती है, और उन्होंने बोला कि चल तुझे लग रहा है तो तू ट्राई कर। मम्मी को राइट। नहीं रही थी शुरू, उनको थोड़ा डर ज्यादा था, लेकिन पापा ने ले और मैं डिसाइड कर चुका था कि अब जो भी हो, अब तो रिस्क लेना ही है। तो उसके बाद फिर एक बार घुसने के बाद फिर मैंने दोबारा नहीं सोचा कि अब जो होगा देखा जाएगा, ऐसा हो गया था फिर मैं। तो सर आपने इसके लिए कोई प्रोफेशनल फिर ट्रेनिंग ली? बाद हाउ? में लवली जी ऐसा हुआ था कि अब बचपन से आर्ट का शौक रहा था, तो थोड़ी स्किल डेवलप थी, मतलब स्किल के लेवल पे एक बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग थी वो थोड़ी बहुत थी। जी। लेकिन ट्वेल्थ कंप्लीट हुआ, जैसे कि मैंने बताया कि ट्वेल्थ के बाद मैं सीरियस हुआ, तो ट्वेल्थ के हम्म। बाद मैंने जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं उनको देखना शुरू किया। तो तब जी। मुझे रियलाइज कि आर्ट की स्किल्स किस लेवल पे वर्ल्ड में है और मैं किस लेवल पे हूँ, क्योंकि अभी तक तो मैं फन के लिए करता था। तो करेक्ट। जब मैंने तब मुझे रियलाइज हुआ कि अब ये सब सीखना जरूरी है। तो हम्म। पहली सीख आप बोल सकते हो कि मैंने ऑनलाइन ही सीखना शुरू किया था, और इसलिए ये कारण भी ये रहा कि मैं आज जो सभी को बोलता हूँ कि आप लोग प्रोफेशनली अगर करना चाहते हो या सीखना चाहते हो, तो आपको जरूरी नहीं है आर्ट कॉलेज जाना, या आप ऑनलाइन बहुत कुछ सीख सकते हो। ये इसलिए बोल पाता हूं मैं क्योंकि हम्म। मेरा वो पास्ट वैसा रहा है, करेक्ट। कि मैं ऑनलाइन से ही शुरुआत की थी सीखने से। तो जितने भी आर्टिस्टों को जहां से मुझे जो मिलता था, जैसे आपने वो थ्री इडियट मूवी में आमिर खान को देखा होगा कि हर जगह ज्ञान मिल रहा है, जहां से बटोर सको बटोर लो। तो मेरा मानसिकता, करेक्ट। कोई कुछ भी सिखा रहा है, कहीं पे आर्ट की फिलॉसफी चल रही है मैं उसको भी सीख रहा हूँ, कोई ऑयल पे सिखा रहा है मैं उसको भी सीख रहा हूँ, कोई ड्राइंग पे सिखा रहा है मैं वो भी सीख रहा हूँ। तो एक सब कुछ मैं हर तरीके से चीजों को बटोर रहा था। लेकिन मेरे एक सर थे जिनसे मैं शुरू से उनको जानता था, बचपन से थोड़ा बहुत मैंने सीखा था, हालांकि वो ऐसी था, एक हॉबी क्लास की तरह बचपन में गया था, तो उनसे पहचान थी। तो जब मैंने देखा कि इतना कुछ है, तो सर के पास में गया था, तो सर ने मुझे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज गाइड की थी कि ड्राइंग पे ध्यान दे। तू चीजों को जी। 10 चीजें ट्राई कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन ड्राइंग स्किल्स के ऊपर काम कर। और सर की वो बात के ऊपर मैंने काम करना शुरू किया, और वो फंडामेंटल लेवल पे काम करना शुरू किया, और वो चीज फिर हेल्प करी मुझे आगे और इसके ऊपर बिल्डअप करते रहने के लिए। सो जैसे कि आपने अभी बताया कि आपने हर मीडियम ट्राई किया ड्राइंग के लिए, तो व्हाट इज योर फेवरेट मीडियम ऑफ आर्ट? ऑयल पेंटिंग इज माई फेवरेट। ओके। ओके। सो अकॉर्डिंग टू यू सर, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ ड्राइंग? यू नो, हर आर्टिस्ट का एक नजरिया होता है, हर एक एक परसेप्शन होता है। सो व्हाट इज योर, यू नो, ड्राइंग मीनिंग ऑफ ड्राइंग? ड्राइंग में एक चीज, जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि ड्राइंग का मतलब पेंसिल, ये चीज एक राइट। माइंड है कि ड्राइंग मतलब पेंसिल। तो जी। सबसे पहला पॉइंट है कि ड्राइंग का मतलब पेंसिल नहीं होता, पेंसिल या चारकोल ही ड्राइंग का मीनिंग नहीं है। जैसे हम आवाज बोलते हैं, आवाज, हमारी जो आवाज निकल रही है, आवाज अलग है और लैंग्वेज अलग है। हिंदी, करेक्ट। इंग्लिश, मराठी जो भी आप बोल रहे हो वो लैंग्वेज है, लेकिन आवाज हर किसी में है। आप हिंदी भी बोलोगे तो आवाज तो निकलेगी ही, आप इंग्लिश भी बोलोगे तो आवाज निकलेगी। तो वैसे ड्राइंग एक प्रोसेस है, आप पेंसिल से इस्तेमाल करो, आप चारकोल से करो, आप पेंट ब्रश से करो, आपका टूल कुछ भी हो, लेकिन अंडरलाइन जो स्ट्रक्चर है वो ड्राइंग से आता है। तो वो सरफेस लेवल पे आ, एक आकार, किसी भी चीज को आकार देना, वो ड्राइंग का ही पार्ट है। तो इसीलिए जितने भी बिगनर्स हैं या जितने भी लोग आर्ट की फील्ड में जाना चाहते हैं, वो अगर आप आर्ट की हिस्ट्री भी उठा के देखेंगे तो पैब्लो पिकासो हो या फिर रेनेसेंस में जो लियोनार्डो दा विंची हो या जितने भी ओल्ड मास्टर थे, हर किसी ने ये चीज रेकमेंड की है कि आप ड्राइंग पे पहले फोकस करो। क्योंकि ड्राइंग, पेंट भी जब आप कर रहे होते हैं तो पेंट भी आप वैसे ही हाथ को चला रहे होते हैं जैसे आपकी ड्राइंग की अंडरस्टैंडिंग होती है। तो इसलिए ड्राइंग की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, और यही चीज मैं समझता हूं कि ड्राइंग सिर्फ किसी चीज को बनाना नहीं है किसी टूल का इस्तेमाल करके, वो कंप्लीटली एक प्रोसेस है। और जब आप इसको इस नजर से देखेंगे तो आप कुछ भी करें, आप कोई भी मीडियम इस्तेमाल करें, आपको एक जी। होगा, एक आपको एक जो वैल्यू है ना ड्राइंग की, वो आपको जब तब समझ आएगी, और उसके बाद फिर आप उस लेवल से उसको करेंगे, तब आपको ज्यादा मजा आएगा उसको करने में, और आप उसको ज्यादा पैशन के साथ भी करेंगे। अभी इतने इतने, यू नो, यू आर सच अ आर्टिस्ट कि मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा ग्रिलिंग करूं इन अ वीक, बिकॉज आई एम सो क्यूरियस टू नो
So, how important is to study the subject before drawing? इज रियली रियली क्रूशियल पार्ट, बिकॉज स्टडी एक ऐसी चीज है जो आपको अपने आप को समझने में हेल्प करती है। मतलब कोई भी चीज जब हम पढ़ते हैं, मैं भी मेरे दिमाग में भी इतनी सारी चीजें चल रही है ना, प्रोसेस करने का कोशिश कि स्टडी सिर्फ वो नहीं है जो हम सामने से सीख रहे हैं या कोई किताब है या कोई हमें सिखा रहा है। स्टडी वो नहीं है। मेन स्टडीज जो आपने सामने से लिया, आप कोई वीडियो देखते हैं या कोई आप किताब पढ़ते हैं या कहीं आप जाते हैं, कोई एक्सपीरियंस लेते हैं, आप उसको लेके आते हो, आप उसको अपने अंदर लेके आते हो। उस चीज को जो आपने अपने अंदर लाया, उसको जब आप बाहर निकालते हो, तो उस बाहर निकले हुई चीज को आप किस तरीके से समझ रहे हो, एक्चुअल स्टडी वो है। क्योंकि सामने से मैंने कुछ बोल दिया किसी वीडियो में, या किसी भी आर्टिस्ट ने या किसी भी टीचर ने कुछ बोल दिया, उन्होंने अपने थॉट को या जो उन्होंने सीखा उसको अपने माइंडसेट के हिसाब से या उनका थॉट प्रोसेस के हिसाब से उसको फिल्टर करके शेयर किया। अब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी स्टूडेंट की कि वो उस चीज को सामने से समझे और उसको सुन के उनका जो अंडरस्टैंडिंग है उस बेसिस पे उसको प्रोसेस करें। तो बहुत जरूरी है कि आप जो भी आर्ट की वीडियोस देखते हो, लेसन्स देखते हो, उसको सुन के प्रैक्टिकली करके उसमें से गलतियां खोजो, उसमें से प्लस माइनस खोजो, आपने जो सीखा है उसको वहां पे इंप्लीमेंट करके देखो और अपने आप से बात करो। अपने आप से बात करना बहुत जरूरी है। जो भी मैं कर रहा हूं, अपने आप से बात करना जरूरी कि ये मैंने कैसे किया, क्यों किया, अगर मैं इसको अलग तरीके से करता तो कैसा होता, क्या ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है। अपने आप को समय देना, अपने आप से बात करना बहुत जरूरी है, और वो एक्चुअल स्टडी है जहां पे आप बोल सकते हो कि मैं स्टडी में इन्वॉल्व हूं। तो ये बहुत जरूरी है किसी। राइट। सर, मैं उसी पे आने वाली थी। लाइक एक थॉट प्रोसेस जाता होगा ना, जब आप किसी चीज को बनाने का सोचते हैं या किसी सब्जेक्ट को आप चुनते हैं, तो एक बहुत सारे थॉट प्रोसेस चलते होंगे। एंड कई बार ऐसा होता है जो आप बनाना चाहते हैं उससे कुछ अलग निकल के आता है। सो तो वो व्हाट इज दैट थॉट प्रोसेस? इसमें बहुत कुछ, बहुत सारे सेगमेंट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अगर मैं ड्राइंग बना रहा हूं, तो द थॉट प्रोसेस, वहां पे थॉट प्रोसेस के लेवल पे सारे स्किल्स वाली चीजें हैं, सारी टेक्निक्स हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपका पोर्ट्रेट बना रहा हूं, तो सबसे पहली चीज मुझे ये समझनी है कि आपके चेहरे में आपका सारी डिटेल्स हैं, इतना खूबसूरत आपका फेस है। उस खूबसूरती के पहले जो लाइंस हैं, जो बेसिक अंडर लाइंस हैं, उस जी। लाइंस सिंप्लीफाई करना कि पहले सिंपल स्ट्रेट लाइंस कैसी होनी चाहिए, उसको पहले हमें। और इसमें एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम समझते हैं कि आर्टिस्ट का काम होता है डिटेल्स देना, या आर्टिस्ट का काम राइट। होता है बारीकियों को देखना। आर्टिस्ट का काम वो नहीं होता। आर्टिस्ट का काम होता है सिंपल देखना, क्योंकि खूबसूरती हर किसी को दिख रही है। हमें हम करेक्ट। हर इंसान, हम देख रहे हैं, उसकी सारी डिटेल्स हम देख सकते हैं, हर कोई देख सकता है। लेकिन हमें जरूरी है एज एन आर्टिस्ट कि हम सिंप्लिसिटी देखें। हम एक करेक्ट। चेहरे में जिसमें कलर्स भी हैं, जिसमें इतनी सारी डिटेल्स हैं, जिसमें इतने सारे फीचर्स हैं, उस उनके होने के बावजूद भी क्या हम सिंपल लाइंस देख सकते हैं। तो थॉट प्रोसेस में सबसे पहले लाइंस आती हैं अगर किसी का हम ड्राइंग बना रहे हैं तो सिंप्लिसिटी, उस सिंपल चीज के ऊपर हम धीरे धीरे डिफिकल्टी ऐड करते हैं। सिंपल लाइंस आ गए, फिर कर्व्स आ गए, फिर आंखें हैं तो कहां पे हैं। आंखें हर किसी को दिख रही है, लेकिन वो कहां पे है करेक्ट। उसका प्लेसमेंट करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो प्लेसमेंट हो गया तो आंखों को बनाना ज्यादा आसान हो सकता है। तो बहुत जरूरी है कि पहले आप सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करना आ गया तो आप जितना डिफिकल्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। तो थॉट प्रोसेस, सिंप्लिसिटी पाना है अगर आर्ट में, अगर आपको कोई भी ड्राइंग करनी है तो। सर, आई कैन इवन सी योर थॉट प्रोसेस इन योर वीडियोस। एक बताने का तरीका, जिस तरह से आप बताते हैं एक बारीक बारीक चीजों को, तो ऑब्वियसली एक वीडियो बनाना भी एक एन आर्ट है। और उस चीज, किसी चीज को एक्सप्लेन करना, सो उसमें भी काफी आप देखा है मैंने, बहुत तरीके से आप समझाते हैं। तो आई कैन सी द आर्टिस्ट बिहाइंड के कितना मेहनत लगती है। अच्छा सर, यू आर ए फाउंडर ऑफ रियांश राहुल एकेडमी, art university. It's art university यूनिवर्स basically. So sorry, it's art university. So सर, कैसे ये थॉट आपके माइंड में आया कि ये करना इसके चाहिए? पीछे एक्चुअली प्रोसेस ये था कि अ, मैंने जब सीखना शुरू किया तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई थी उस वक्त। मतलब
बहुत टाइम लगा ये समझने में कि ड्राइंग की इंपॉर्टेंस क्या है। बस इतनी सी बात को समझने जी। में बहुत टाइम लगा। और अभी के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको जो चाहिए वो मिलेगा कैसे। जैसे पहले ये प्रॉब्लम थी कि अगर हमें कुछ सीखना हम्म। है, हम कहाँ से या उसकी इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी। प्रॉब्लम अभी वो नहीं जी। रही। अभी प्रॉब्लम ये है कि आपके पास सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। प्रॉब्लम इज कि आपको क्या नहीं सीखना है, वो ज्यादा जरूरी। करेक्ट। तो अगर करेक्ट। ये समझ जाते हो कि आपको क्या नहीं सीखना है, तो आपके लिए आपके पास एनफ टाइम बचेगा, आपके पास एनफ एनर्जी बचेगी उस चीज पे फोकस करने के लिए जो आपको सीखना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जी। यूट्यूब पे हम सर्च करते हैं या ऑनलाइन हम कुछ भी देखते हैं तो सब कुछ मिल रहा है। आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, आप कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, हम जो सर्च करेंगे वो हमें 10 तरीके से मिलेगा। लेकिन द थिंग इज कि हम सब चीज तो देख नहीं सकते। सबको देखने में हमारा टाइम बहुत ज्यादा लगेगा और ये नहीं समझ में आएगा कि पहले करेक्ट। पे काम करना है। तो इन चीजों को जब मैंने नोटिस किया कि आज ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है, तब मैंने जी। ये सोचा कि ऑनलाइन यूनिवर्सिटी ऐसी बनाई जाए जहां पे जी। वो सारे स्टूडेंट सीखना चाहते हैं और वो चीजें रहेंगी, वो स्ट्रक्चर्ड मैनर में रहे ताकि स्टूडेंट डिस्ट्रैक्शन से बचे। क्योंकि ऑनलाइन हम डिस्ट्रैक्ट बहुत होते हैं, एक चीज देखने जाते हैं, 10 चीजें करेक्ट। जो काम की नहीं है। जी। वहां से वो आइडिया जी। कि अगर ऐसी चीजें हम ऑनलाइन प्रोवाइड कर सके। और फिर शुरुआत जब मैंने की थी, जब शुरुआत की तो शुरू में करीब 40 से 50 स्टूडेंट्स जुड़े, बहुत शुरुआत में ऑनलाइन। तो फिर मैंने कोशिश की कि मैं उनका फीडबैक ले सकूं कि उनको फील कैसा हो रहा है, कि उनको देख के लगा कैसा, या इस ऑनलाइन वर्ल्ड में जो मैं चाह रहा हूं जिस तरीके से वो समझें, क्या वो समझ पा रहे हैं। तो बहुत टाइम तक, कुछ महीनों तक मैंने बार बार फीडबैक्स लेते रहा मैं कि क्या वो जी। रिजल्ट आ रहा है, क्या वो रेस्पॉन्स आ रहा है। कि तो बहुत सारे स्टूडेंट से मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला कि हम वो समझ सीख रहे हैं। तो वो सेटिस्फाइंग पॉइंट था और वही एक पॉइंट था जो मुझे मोटिवेट कर दिया कि मैं और ज्यादा इसको आगे बढ़ाता रहूं। तो वो एक पॉइंट था। शुरू के जो 50 लोग थे, उनके जो फीडबैक्स थे उस पर सबसे ज्यादा मेरा फोकस था। और ये भी हुआ कि वो शुरुआत के लोगों ने इतना अच्छा ग्रोथ दिखाया कि उसमें से कुछ लोगों ने प्रोफेशनली काम करना शुरू भी कर दिया। तो वो एक बहुत जी। अच्छा पॉइंट था मेरे लिए, क्योंकि जब मैं सीख रहा था तो ये बहुत सुनता था मैं कि प्रोफेशनली आप नहीं जा सकते, या प्रोफेशनली आप काम नहीं कर सकते, या प्रोफेशनली आप ओके। इस फील्ड में जा सकते। और मैं ये सारे लाइंस आर्टिस्टों से सुन रहा था, कुछ आर्टिस्ट के मुंह से जब ये लाइन सुन रहा था तो वो बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। तो जब मैंने ये देखा कि ऑनलाइन लोग सीख के प्रोफेशनल बन सकते हैं, तो वो मेरे लिए एक बहुत टर्निंग पॉइंट था कि अब मैं इस चीज को और ज्यादा आगे तक लेके जा सकूं। तो ये वो थी सर व्हाट। कि जी बिल्कुल। अच्छा सर, एक मैंने आपका वीडियो देखा था विच वाज रियली मेरे काफी मतलब मुझे वो स्ट्राइक किया कि हम लोग जैसे कि आपने अभी जिक्र किया कि बहुत सारे टॉपिक्स हम देखते हैं और सोचते हैं कि ये तो हमसे हो जाएगा, ये तो बहुत इजी है। हम्म, बट जब हम करने जाते हैं तो वो चीज नहीं हो पाती बिकॉज फंडामेंटल्स आर मिसिंग। ट्रू। सो वो एक बहुत अच्छी चीज थी, हाउ इम्पोर्टेंट इज फंडामेंटल्स। फंडामेंटल इज ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप हम क्या होता है ऑनलाइन वर्ल्ड में, हम अट्रैक्ट होते हैं। हम ये नहीं जी। देखते कि जरूरत क्या है, हम ये देखते हैं कि हमें अच्छा क्या लग रहा है। और ये माइंड करेक्ट। एक ह्यूमन साइकोलॉजी में एक बेसिक, एक ऑब्वियस माइंडसेट, ये चीज सबके मन में आती है। जब मैं भी सीख रहा था तो मुझे अच्छा लगता था पोर्ट्रेट्स देख के, मुझे अच्छा लगता था फिगरेटिव्स। तो मुझे जो अच्छा लगता था मैं वो सर्च करता था। अब गूगल में, यूट्यूब पे आप जो सर्च करेंगे आपको वही मिलेगा। और आपको अगर नहीं पता है कि आपको क्या सर्च करना है तो आपको वो कभी नहीं मिलेगा जो आपको सर्च करना चाहिए। तो उसके लिए पहले यह करेक्ट। समझिए कि सर्च करना क्या है। तो इसीलिए जरूरी यह है कि फंडामेंटल लेवल पे जो चीजें रिक्वायर्ड हैं, अगर मैं ड्राइंग की बात करता हूं तो ड्राइंग स्किल्स हो गई। आर्ट की प्रिंसिपल्स की जब मैं बात करता हूं तो उसमें वैल्यूज आ गए, लाइंस आ गए। तो ये बेसिक बेसिक वो चीजें हैं जो हमें शुरुआत में हमारे पास होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे कार को बनाना है, मुझे कार डिजाइन करनी है, तो उससे रिलेटेड जो जी। स्किल्स हैं, उससे रिलेटेड जो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग वो आपके पास पहले से होनी चाहिए। जी। तब उसके बेसिक सकते हैं कि मैं इसको बना सकता हूं क्या। तो वैसे ही एक आर्टवर्क बनाने से पहले, अब आर्टवर्क कुछ भी हो सकता है, हो इसमें कई सारे लोग ये बोल सकते हैं कि हमें तो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट पसंद है। अब एब्स्ट्रैक्ट में तो ड्राइंग नहीं लगती है, उसमें तो प्रिंसिपल्स नहीं आते हैं। लेकिन द थिंग इज कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जो होता है वो आर्ट कम और थॉट प्रोसेस ज्यादा होता है। जैसे हम एक जी। रियलिज्म बनाते हैं, जब हम रियलिस्टिक आर्टवर्क बनाते हैं तो उसमें
जो आर्ट होता है उसमें इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है कि आर्ट अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके दर्शकों के सामने। लेकिन जब एक जी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनता है तो वहां पे आर्ट अपने आप को प्रेजेंट नहीं करता है, वहां पे आर्टिस्ट का बैकग्राउंड, आर्टिस्ट की थॉट प्रोसेस जरूरी होती है उस आर्ट को दर्शाने के लिए। और उस आर्टिस्ट करेक्ट थॉट प्रोसेस और उस आर्टिस्ट का बैकग्राउंड उस फंडामेंटल से शुरुआत होता है। क्योंकि जब एक आर्टिस्ट फंडामेंटली स्ट्रांग होता है तो उसके थॉट प्रोसेस में वो फंडामेंटल एक थॉट को बढ़ाने का काम करती है। अगर मेरे पास फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है कि ड्राइंग क्या जी है, प्रिंसिपल क्या है, उस थॉट को जब मैं ग्रो करता हूं, ग्रो करता हूं, ग्रो करता हूं, और मुझे अगर आगे चल के एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट बनना भी है, तो उस एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में मेरा जो पूरा बैकग्राउंड रहेगा, मेरा जो पूरा थॉट का हिस्ट्री रहेगा, वो उस एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में रहेगा। तो उस जी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की वैल्यू भी तभी होती है जब आर्टिस्ट का बैकग्राउंड, उसकी जो थॉट प्रोसेस वहां पे इन्वॉल्व हो। तो इसीलिए जब भी आप कोई भी आर्टवर्क, आपको आगे चल के हो सकता है कोई और फील्ड में जाना हो सकता है आगे चल के आप डिजाइनिंग कर रहे हो, आप आगे चल के एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट बन रहे हो, कुछ भी बन रहे हो, तो आपका बेस लेवल जो फंडामेंटल है, जो भी आप आगे चल के थॉट शेयर करोगे वो फंडामेंटल से ही आएगा। जो स्ट्रेंथ आप शेयर करोगे अपने आर्टवर्क के जरिए वो फंडामेंटल से ही शुरुआत जी होगी। इसीलिए हर किसी के लिए फंडामेंटल लेवल पे काम करना बहुत जरूरी है आर्ट में। करेक्ट। अच्छा सर, आपने एक नया टर्म भी इजाद किया, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी एंड नॉर्मली आर्ट में ये वर्ड मैंने कभी नहीं सुना है। सो कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज दैट एंड हाउ इट नेम केम इनटू योर माइंड? एक्चुअली ऐसा हुआ था कि द ट्रांसपेरेंसी जो ट्रेनिंग हम बना रहे थे वो वाटर कलर पे है। तो अब वाटर हम्म। कलर का सबसे क्लोज जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, कि वाटर कलर है ओके। और वो मीडियम ट्रांसपेरेंट है। तब मेरे वर्ड दिमाग में बहुत सारे और भी वर्ड आए कि ट्रांसपेरेंसी से, ट्रांसपेरेंसी तो चलो एक वर्ड आया था, लेकिन और भी कुछ कुछ वर्ड्स आ रहे थे कि द वर्ल्ड ऑफ वाटर कलर या सीक्रेट्स ऑफ वाटर कलर, सब वाटर कलर से रिलेटेड हो रहे थे। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना एक ऐसा वर्ड छांटा जाए जो वाटर कलर ना बोले, वाटर कलर की क्वालिटी को दर्शाए, जो वाटर कलर का मेन। जी। तो वहां से वो वर्ड निकला द ट्रांसपेरेंसी। अब यहाँ पे इसके पीछे एक और भी थॉट था कि जो ट्रेनिंग बनेगी उसमें हम्म। जो मैं चीजें शेयर करूंगा या जो और भी मास्टर आर्टिस्ट ट्रेनिंग के अंदर है वो चीजें शेयर करेंगे, तो बहुत ट्रांसपेरेंटली इसको शेयर करें। तो यहां से भी ये वर्ड कनेक्ट हो रहा था ट्रांसपेरेंसी, कि हम ट्रांसपेरेंटली चीजों को सामने रखें। तो यहाँ दोनों चीजों से कनेक्ट हो रहा था, तो इसलिए उस ट्रेनिंग का नाम ट्रांसपेरेंसी रखा गया। Okay. And so what all courses you offer in your university? करेंटली वी ऑफर ड्राइंग मास्टरी। ड्राइंग मास्टरी Okay. में आर्ट के फंडामेंटल जो प्रिंसिपल, जो कि हर एक पर्सन जी के बेस लेवल पे उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जरूरी है, एक वो ट्रेनिंग है जो कि काफी साल से हम रन कर रहे हैं। एक द ट्रांसपेरेंसी है जो करेंटली अभी लॉन्च हुई है हाल ही में। एक ग्रोथ हैक सीरीज में रन करता हूँ, वो फ्री सीरीज हम रन करते हैं। वो फ्री इसलिए क्योंकि उसमें हमारे बहुत ज्यादा टूल्स इस्तेमाल नहीं होते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है ना, क्योंकि जो भी चीजें मैं रन कर रहा हूँ उसके पीछे जो टूल्स लगते हैं वो बहुत कॉस्टली आते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि हर ट्रेनिंग को मैं लोएस्ट पॉसिबल में रख सकूं। लेकिन जी क्यों, उस वेब सीरीज में जो हम रन करते हैं ग्रोथ हैक नाम से, वो बहुत ही ज्यादा उसमें टूल्स इस्तेमाल नहीं होते हैं। तो हम उसको फ्री फ्री में बहुत बहुत लोगों तक पहुंचा पा सकते हैं। तो इसलिए उसको फ्री भी हम हम्म। करते हैं। और बेसिकली अभी ये 3 ट्रेनिंग्स हैं। इसके अलावा और भी हम बहुत सारी चीजों पे काम कर रहे हैं, एंड होपफुली नेक्स्ट ईयर तक वो चीजें भी आप देखेंगे। So अभी आपके कोई बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं? Viewers would really like to know. जब ट्रेनिंग, जो भी ट्रेनिंग हम रन करते हैं उसमें बैचेस का सिस्टम नहीं है। स्टूडेंट्स का ऐसा Okay. है कि भी ज्वाइन कर सकते हैं और वो शुरू से ही सीखेंगे। जिस भी पॉइंट ऑफ टाइम में वो ट्रेनिंग को ज्वाइन करते हैं, तो जो स्ट्रक्चर है ट्रेनिंग का उनको वो शुरू जी। से मिलता है, वो शुरू से ही सीखना शुरू करते हैं वो। तो बैच वाइज कोई मतलब ऐसा प्रॉब्लम नहीं आता है। So all the viewers who are watching us, please do follow him. And it's a really great opportunity कि ये हर इंसान को हर टाइम पे आपको एक मौका मिलता है। नहीं तो नॉर्मली सर ऐसा होता है कि बैचेस बन रहे हैं, अभी टाइम नहीं है, या अभी बैच फुल हो गए हैं, ये हमें सुनने को मिलता है। बात ही सो है। ऑल हु आर हियर, आप अगर इनके वीडियोस भी देखेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ सीखेंगे। इनफैक्ट मैं 2-3 दिन से यही सब काम कर रही हूँ, बिकॉज आई रियली वांटेड टू, आई वाज सो क्यूरियस अबाउट योर यूनिवर्सिटी, अबाउट यू। और बहुत ही इस तरीके से बनाए हुए सिंपल वीडियोस हैं जो कि आई थिंक एवरीबडी कैन कोई भी सीख सकता है।
एंड आपका यूट्यूब चैनल भी होगा, इफ यू कैन मेंशन, दे कैन फॉलो यू देयर ऑल्सो। यूट्यूब चैनल आई थिंक जितने भी यहाँ पे लोग हैं, आप लोगों ने अगर देखा होगा तो आप आर्टिस्ट रियांश राहुल करेंगे तो यूट्यूब पे चैनल अवेलेबल है। राइट। तो अच्छा सर, आपको आउटडोर पसंद है या इंडोर? तो मुझे आउटडोर पसंद है, हालांकि मैंने किया है इंडोर किया है, लेकिन अच्छा मुझे आउटडोर आर्ट वर्क ज्यादा अच्छा लगता है। हम्म। अभी जैसे सर पहले होता था ना कि सिंगिंग में और डांस में होता था लाइव परफॉर्मेंस। सो देयर इज नाउ डेज देयर इज अ क्रेज ऑफ आर्ट लाइव परफॉर्मेंस। ट्रू। सो आप भी करते होंगे। डेफिनेटली जी, मैं अभी फिलहाल मैंने बहुत आउटडोर पेंटिंग्स, जैसे मैंने बताया कि मैं इंडोर ज्यादा किया है, आउटडोर बहुत कम किया है, हम्म। लेकिन हम्म। जब भी मुझे मौका मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि आउटडोर वर्क कर सकूं, और वो बहुत ज्यादा एक सेटिस्फाइंग फीलिंग होती है आउटडोर वर्क कर पाना। और अभी तो राइट। एंड मैं अभी आपको एक चीज बताऊं, जितने भी लोग देख रहे हैं, कि करेंटली जिस स्टेट में मैं हूं, मतलब जिस स्टेट ऑफ माइंड में मैं हूं, मैं बहुत सारी चीजें अलग एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूं, जो थोड़ा सा एक पागलपन सा भी मुझे लगता है कि ये क्या मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि कुछ अलग हो सकता है क्या, क्योंकि अब मुझे आर्ट पेंटिंग वाइज तो मुझे मैं ऐसा फील करता हूं आजकल, मतलब आजकल इन द सेंस कि कुछ टाइम से, कि आर्ट सिर्फ पेपर या किसी सरफेस पे नहीं होता है, हम जो सोचते हैं वो भी एक जी। आर्ट का हिस्सा है। फिर जो भी हम कुछ भी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल करेक्ट। अगर मैं अपनी टीम के साथ भी डिस्कस कर रहा होता हूँ ना कि हमें इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो उस प्रोजेक्ट पे काम करने की जो शुरुआत होती है, और ये मेरी टीम समझती है कि हम लोग जब बात करते हैं तो हम बहुत सारे चीजों पे काम करते हैं कि ये चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए, इसका फॉन्ट ऐसा नहीं होना चाहिए, इसकी डिजाइनिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो ये पूरा प्रोसेस हम फील करते हैं बिहाइंड द सीन, तो उन सब चीजों को मैं एज एन आर्ट समझ के चलता हूँ, और वो एक जी। अलग ही फीलिंग है। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में मैं वो सारी चीजें थोड़ी बहुत शेयर कर सकूं, क्योंकि जी। बहुत सारे माइंड के लेवल पे चीजें हैं, और वो मैं धीरे धीरे एक्सप्रेस करूंगा, मतलब समय के साथ साथ वो तभी समझ में आएगा लोगों को जब उसके साथ चीजें मैं दिखा सकूंगा। लेकिन बहुत सारे नई चीजों के ऊपर काम कर रहा हूँ, फिलोसॉफिकल लेवल पे, थॉट के लेवल पे, तो वो मजा आता है। ओके। राइट। क्योंकि क्रिएटिव इंसान को हमेशा एक नया सोचने का होता है कि एक नया कुछ करे, कुछ अलग करे। ट्रू। So definitely you will definitely do that. And what is your favorite subject of drawing? फेवरेट सब्जेक्ट मेरा फिगर रहा है, फिगर ड्राइंग, और जी। के बाद फिर मुझे पोर्ट्रेट अच्छा लगता है। हालांकि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों मुझे हमेशा से एक कंपटीशन में लगे हैं, कभी हम्म। पोर्ट्रेट ज्यादा अट्रैक्टिव लैंडस्केप, फिगर ड्राइंग हमेशा से फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहा है। और पहले मेरा स्टिल लाइफ फेवरेट हुआ करता था, स्टिल लाइफ मेरा फेवरेट था शुरू से, लेकिन धीरे धीरे हम्म। फिर फिगर पे मैं शिफ्ट हो गया। अच्छा, एक वाक्य मैं देख रही थी आपके वन ऑफ द इंटरव्यूज, लाइक आई वाज वाचिंग। सो इट्स बेसिकली कि आपको शुरू में, जैसे कि आपने कहा कि डीमोटिवेशन मिला, बट आपने, जब आपको ये समझ में आया कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, सो आपने वो बना के करना शुरू किया। सो हाउ, व्हाट वाज दैट? एक्चुअली ऐसा होता है ना कि जैसे बहुत सारे लोगों से आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स कन्विंस नहीं हो रहे, या पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, या आसपास के लोग ऐसा कह रहे हैं वैसा कह रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने ये सोचा कि अगर आसपास के लोग आपको अगर डिमोटिवेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है कि उस फील्ड में आपको काम करना है, तो आपको मुझसे या किसी और से भी पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं इस फील्ड, मुझे लोग डिमोटिवेट कर रहे हैं, मैं क्या करूं। क्योंकि आप वहां पे सोच सकते हो कि कैसे उनकी वॉइसेस को, उनकी जो आवाज आप तक पहुंच रही है उसको कैसे बंद करें। तो इसके लिए मैंने ये किया कि जो मेरा रूम था, पहले हम लोग कहीं और रहते थे, अभी हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए हैं, लेकिन जहां मैं रहता था वहां जो रूम था, मैं अपने आप को वहां बंद रखता था कि, और आना जाना मैंने रिलेटिव्स के यहाँ, जहां से मुझे डिमोटिवेशन मिलता था, मैंने वहां आना जाना लगभग ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया था। बहुत मजबूरी रही तो बात अलग है, लेकिन मैंने ऑलमोस्ट बंद कर दिया, क्योंकि ना मैं जाऊंगा, ना मुझे कुछ सुनने को मिलेगा, मैं अपने काम पे फोकस करूंगा। तो इस तरीके राइट। से फिल्टर करना शुरू किया कि कौन कौन कहाँ कहाँ से मैं चीजों को कट आउट कर सकता हूँ, की वजह से मैं अपने काम पे फोकस करूं। अब ये एक पॉइंट रहा बहुत अच्छा जो मुझे हेल्प किया, प्लस मैं फिर उन लोगों को सुनने लग गया कंटिन्यूअसली। मैं दिन भर कान में कुछ ना कुछ
कोई पॉडकास्ट चल रहा है या किसी आर्टिस्ट का इंटरव्यू चल रहा है या कोई डॉक्यूमेंट्री चल रही है, ऐसे लोगों की जिन्होंने लाइफ में कुछ किया है। अब यहाँ पे सिर्फ आर्टिस्ट ही नहीं, और भी लोग जिन्होंने कुछ डिफरेंट किया, जिन्होंने सोचा कि ऐसा तो हो नहीं सकता लेकिन फिर भी ट्राई किया, क्योंकि उनको गट फीलिंग थी कि हम कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के जो इंटरव्यूज होते हैं या उनकी जो कहानियां होती हैं, वो मैं कंटिन्यूअसली सुनता रहा, और वो चीज मेरे दिमाग में फिर घूमती रही कि हो सकता है, कर सकते हैं। क्योंकि राइट। आप जो सुनते हो आप वो बनते हो। क्योंकि जो आप सुनोगे बहुत टाइम तक, जब आप जो कोई चीज अगर आप सुनते हो ना, तो वही चीज फिर आप अपने आप को बोलते हो, और फिर आपका वो सब कॉन्शियस माइंड पे चले जाती है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप सही चीज सुनो। अगर आपके पास आसपास कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है, तो ऑनलाइन बहुत सारे लोग हैं जो आपको मोटिवेशन दे सकते हैं, और सिर्फ मोटिवेशन नहीं, सबकी जर्नी, सबने अपनी जर्नी शेयर कर रखी है। तो उस जर्नी को अगर आप करेक्ट। सुनते हो कंटिन्यूअसली, तो आपका एक बिलीफ सिस्टम अंदर अंदर बनता है। फिर आप अपने काम करेक्ट। पे अपना काम आपका कंटिन्यू हो पाता है, और फिर धीरे धीरे वो आपका सबकॉन्शियस माइंड में चले जाता है। फिर किसी और को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप फिर खुद अपने आप के लिए आप अकेले काफी है। करेक्ट। वेरी नाइस। अमेजिंग थॉट। दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। सो अभी फ्यूचर में व्हाट इज योर प्लान? मेरे फ्यूचर के प्लान्स तो अभी बहुत सारे हैं वैसे। एक 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 तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लान है कि ये जो यूनिवर्सिटी हमने जो सोचा जिस थॉट के साथ, उसको बड़े जी। लेवल पे लेके जाना। कुछ आर्टिस्टों के साथ अभी बहुत सारे अ, कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनसे मैं बहुत ज्यादा कनेक्टेड हूँ, बहुत अच्छे लेवल पे कनेक्टेड हूँ, बहुत पर्सनली उनके साथ कनेक्टेड, और वो बहुत कमाल के आर्टिस्ट हैं। और उनके साथ मिलके कुछ कोलाबोरेशन में हम कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं अभी। तो वो जी। होपफुल साल तक अगर रेडी हो जाता है तो मैं उसको शेयर कर पाऊंगा सभी के साथ। तो उन चीजों पे काम करना है। एक और स्टूडियो मैं अभी बनवा रहा हूँ, तो वो स्टूडियो रेडी हो रहा है। तो उस स्टूडियो का मकसद ये है कि मैं कुछ अगर पॉडकास्ट करना चाहूँ फ्यूचर में, तो उसको मैं शुरुआत करना चाहूंगा। प्लस ऑफलाइन वर्ल्ड में मैं एक मेरे ऐसा थॉट है कि आने वाले कुछ सालों में मैं ऑफलाइन वर्ल्ड में भी कुछ चीजें शुरू करना चाहता हूँ। क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी तो मैंने ऑफलाइन वर्ल्ड से ही शुरू की थी। ऑफलाइन मैंने एकेडमी शुरू की थी, और बहुत अच्छा मैंने रेस्पॉन्स देखा था, जो बच्चे हैं उनका भी, जो बड़े हैं उनका भी। और सिचुएशन ऐसी थी कि बहुत लिमिटेड टाइम था मेरे पास, कि इसी समय पे आपको इतने लोगों को सिखाना है, और मैं सबको लेता नहीं था, क्योंकि मैं चाहता था कि कम लोग रहें, अच्छे से सीखे। तो वो चीज राइट। मैं कोविड में छोड़ दी थी। हालांकि लोग चाहते हैं ऑफलाइन आना, लेकिन समय हो नहीं पाता है। तो आने वाले समय में मेरा ये एक बहुत बड़ा गोल है कि ऑफलाइन वर्ल्ड में मैं उस चीज को एक बड़े स्केल पे ले जा सकूं। और ऑब्वियसली ऑनलाइन जो चीजें चल रही हैं उसको ग्रो करना है। तो ये सारी चीजें हैं जो आने वाले टाइम में कोशिश है कि इसको पूरा करना है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड आई विश ये सारे गोल्स आपके बहुत जल्दी कंप्लीट हों। रियांश, एक 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 वो जैसे कि सर, लाइक यू आर इनटू टीचिंग, इट्स अ नोबल प्रोफेशन, और इतनी सी छोटी सी एज में सर, यूनिवर्सिटी, हाउ यू फील? Actually, अभी यूट्यूब पे जब हम कंटेंट डालना शुरू करते हैं या टीचिंग देना शुरू करते हैं, तो लोग सर कहते हैं। तो मुझे उसकी आदत उसके 4 साल पहले से लग चुकी थी, तो मुझे ऑकवर्ड फील हुआ नहीं कभी। क्योंकि जब राइट। ऑफलाइन पढ़ाना शुरू किया था ना, और यूट्यूब पे तो मैं बहुत बाद में आया, यूट्यूब पे आया था मैं अराउंड 2019 में। लेकिन मैंने सिखाना, ऑफलाइन पढ़ाना 2016-17 में बहुत अच्छे से शुरू कर दिया था मैं। तो जी। तब से जो स्टूडेंट्स हैं आसपास, वो सर 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 बोलते हैं। बच्चे तो मतलब जब मैंने बच्चों को क्लासेस देना शुरू की थी, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारी कॉलोनी में जितने बच्चे हैं वो हर कोई आता था सीखने। तो वो सर राइट। वाली मतलब बहुत ज्यादा थी। तो इसलिए मुझे बहुत ऑकवर्ड फील नहीं हुआ, लेकिन अच्छा लगता है। अब सर, मैं वर्ड सर मुझे ऐसा अलग सा नहीं लगता, लेकिन अच्छा लगता है जब आपको कोई रेस्पेक्टफुली उस यस। के लिए आप बुला रहा है, जो फील्ड में आप पैशनेट हो, जो फील्ड में आप करेक्ट। प्रोफेशनली आपने उस फील्ड में काम करने के लिए काम किया है। तो अच्छा फीलिंग होती है, राइट। अच्छा फील होती है। और ये होना भी चाहिए। मतलब मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ करेक्ट। कि मैं हूं, मैं किसी के लिए भी कहूँ, ये पॉइंट हर किसी के लिए, कि कोई भी टीचिंग आपको देते हैं या किसी से भी आप सीखते हो, तो उनको सर कहना जी। एक सीरियस, मतलब सर को सर बोलो या आचार्य, कई लोग आचार्य बोलते हैं जी। अपने, या कुछ भी बोलो, जी। एक ऐसा शब्द होना चाहिए जिससे सीरियसनेस आए।
तो करेक्ट। इसलिए मैं कभी नहीं करता। इसलिए मैं कभी ऐसा कोई बड़ा, मतलब कई सारे बड़े स्टूडेंट्स मैंने मेरे पास सीखे हैं, तो वो भी सर बोलते थे कई बार। मुझे लगता था कि आप मुझे नाम से बुलाओ, लेकिन फिर मैं सोचता था कि सर बोल लो, क्योंकि उससे आप सीरियस रहोगे। सीरियस रहो। क्लास के बाद आप नाम से बुलाओ, आई एम टोटली ओके, मेरे लिए वो बहुत अच्छी फीलिंग है। लेकिन क्लास में आप सर बोलते हो तो आप एक वाइब होती है ना, वो सीरियसनेस वाली, कि नहीं हम सीखने आए हैं, तो वो अच्छा लगता है। तो सामने स्टूडेंट जब सीरियसली सीखते हैं तो वो मेरे लिए सेटिस्फाइंग मोमेंट होता है। राइट। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहूंगी सर मैं जाते जाते, कि जैसे कि आजकल अटेंशन स्पैन जो टाइम हो गया है, लाइक फोकस स्पैन बहुत कम हो गया है लोगों में। सो व्हाट इज योर से ऑन दैट? मेरा तो यही कहना है लवली जी कि ये नेगेटिव पार्ट है ऑब्वियसली, कि हम्म। क्योंकि अगर हम एज ए क्रिएटर देखें, जैसे अब हम ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, अगर उस जी। नजर तो हमें उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम हम्म। एडजस्ट हो जाएंगे उस सोशल मीडिया के जो भी उनका सिस्टम है, उनके हिसाब से सामने वाला क्या कंज्यूम कर रहा है। अगर फॉर एग्जांपल जो ऑडियंस है उस उनको 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स की वीडियोस अच्छा, तो हम बना उनके हिसाब से जरूर बनाएंगे क्योंकि उनको अच्छा लग रहा है। लेकिन राइट। हार्श रियलिटी इज कि अगर उनको एक्चुअल में ग्रो करना है, क्योंकि आज के टाइम पे ना प्रॉब्लम यह है कि लोग चाहते हैं कि हमें कोई और सिखा दे, या कोई और आके हमें कंटिन्यूअसली हमें मोटिवेट करता रहे, या हर समय हमें कोई ना कोई पुश करता रहे। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जितना भी आपके पास कोई भी टीचर रहे, आपके पास कोई भी कैसा भी कितना भी अच्छा टीचर क्यों ना रहे, सबसे ज्यादा समय जो आप बिताते हो वो अपने साथ अकेले में बिताते हो। सबसे ज्यादा थॉट्स जब आपके आते हैं तभी आते हैं जब आप अकेले होते हो। तो अकेले में आपके मन में ये थॉट आना जरूरी है कि ये जो इजी चीजें हमें मिल रही हैं, इजी वे में चीजें हम्म। या छोटी रूप में चीजें मिल रही हैं, वो हमें कहीं से भी हेल्प नहीं करेंगी। तो जब आप करेक्ट। अकेले में अगर आप ये थॉट लाने लगोगे, तब आप ये समझोगे कि ये छोटे वीडियोस एक बार देखने के लिए सही हैं, लेकिन लंबे जो ट्रेनिंग्स होती हैं, या लंबा जो हमारे जो पूर्वजों के टाइम से जो चल रहा है ना, कि एक गुरुकुल जाते थे लोग और लंबे समय तक वो अनुशासन के साथ, डिसिप्लिन के साथ एक ट्रेन करते थे खुद को, वो चीज जरूरी करेक्ट। है। और वो चीज से गुजरना पड़ेगा ही पड़ेगा। आज नहीं गुजरोगे, कल करना पड़ेगा, कल नहीं करोगे, परसों करना पड़ेगा। लेकिन जब भी आप सीरियस होगे ना किसी चीज के लिए, तो वो चीज करनी ही पड़ेगी। तो वो माइंडसेट होना जरूरी है, क्लैरिटी, अवेयरनेस होनी जरूरी कि मैं छोटे वीडियोस देख रहा हूं, ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे पता होना चाहिए कि लंबी ट्रेनिंग्स या लंबे उस दौर से या सेल्फ स्टडी करके वो सब करना ही पड़ेगा। और जब तक वो चीज नहीं हो रही है, तब तक आप सिर्फ एंटरटेन कर रहे हो अपने आप को, आप अपने आप को एजुकेट नहीं कर रहे हो। करेक्ट। अच्छा सर, अदर देन ड्राइंग, व्हाट आर योर हॉबीज? मेरे लिए मेरी हॉबी बहुत सारी रही है वैसे। तो मैं फुटबॉल का लवर रहा हूँ। ओके। स्टेट लेवल पे भी फुटबॉल खेला हुआ है। वाओ। मैं क्रिकेट का लवर रहा हूँ। क्रिकेट हम लोग हर, ओके। हाँ अभी के टाइम पे वो चीजें कम हो गई हैं, स्पोर्ट्स बहुत कम हो गया, लेकिन उसका इंटरेस्ट रहा है। तो क्रिकेट में भी मैं बहुत सीरियसली खेल रहा था। तो स्टेट लेवल पे मैं उसमें भी गया था, हालांकि वहां पे मैं खेल नहीं सका था क्योंकि एज का डिफरेंस आ गया था, एक साल में बड़ा था। अंडर 14 ओके। था और मैं 15 ईयर्स का था। तो लेकिन मैं गया था और वो इंटरेस्ट रहा था। डांस का मुझे बहुत शौक रहा है हमेशा से। ओह। तो वाओ। डांस लेवल पे तो ये चीजें, ये हॉबी रही है मेरी। और भी बहुत सारी छोटी छोटी हॉबीज थी जो थी जाती थी, लेकिन ये कुछ हॉबीज थी जो हमेशा से रही है। सर टाइम एक्चुअली ना, वी हैव टू वो हो जाता है ना कि टाइम कम पड़ जाता है, बहुत कुछ जानना होता है। आई कैन अंडरस्टैंड। एंड तो wrap up time, and what advice, last thing I would love to know, कि what advice you would give to our viewers जो इस फील्ड में अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं? मैं तो सभी को यही बोलूंगा कि आप लोग सबसे एडवाइस लेना आप सबसे पहले बंद करो। कि मतलब क्या होता है ना, हम लोग हर किसी से एडवाइस लेते हैं। जैसे जी। आपके जो मामा मामा आएंगे आपके घर, आप उनसे भी पूछोगे। आपके दूर के चाचा के कोई बेटे आ रहे हैं, वो भी आपको कुछ बता के चले जा रहे हैं, आप उनके बारे में भी सोच रहे हो। तो आप हर किसी से, जी। आपका फील्ड का कोई पर्सन है,
जो आपकी फील्ड से कनेक्टेड है, या तो आप उनसे एडवाइस लो, उसमें भी पॉजिटिव्स आएंगे, उसमें नेगेटिव्स भी आएंगे, तो आप दोनों को एनालाइज करो कि जो पॉजिटिव बोल रहे हैं वो पॉजिटिव क्यों बोल। एनालिटिकल, बेसिकली एक एनालिटिकल माइंड होना चाहिए, एक जजमेंट, एक सही जजमेंट लेने वाला माइंड डेवलप सभी को करना चाहिए, ये मैं बिलीव करता हूं। और वो तभी होगा जब आप प्लस माइनस को एनालाइज करोगे और उसके बेसिस पे आप डिसीजन लोगे, ना कि इमोशनल होगे। क्योंकि जी कोई रिश्तेदार होता है जिससे हम कनेक्टेड होते हैं, वो कुछ बोल देते हैं, हम इमोशनली बोल देते हैं, अरे यार ये तो ऐसे बोल दिया, हम नहीं करेंगे। इमोशनल डिसीजन हम्म, बस आपको लेने से बचना है शुरुआत में। जब आप काम जी फील्ड के लिए, आपको ये समझना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, कौन सी चीजें जिसके लिए आप पैशनेट हो सकते हो, किस पे आप दिन भर काम कर सकते हो, कौन सी चीजें हैं प्लस, कौन सी माइनस है, उसको आप मिला के देख सकते हो। क्या आपकी फील्ड में लोग ऑलरेडी सक्सेसफुली काम कर रहे हैं? अगर हाँ, तो यहां से जी सिग्नल मिल चुका है कि ये फील्ड में स्कोप है। अब दूसरा सवाल आपको पूछना है कि कैसे करना है, क्योंकि लोग एक बार दूसरे सवाल पे आ जाते हैं कि कैसे करना है, लेकिन बार बार पहले सवाल कि करें कि नहीं करें, स्कोप है कि नहीं है, पहले आपने क्लियर कर जी लिया है तो उस सवाल को छोड़ दो। मैं अभी भगवत गीता सुन रहा था, तो वहां पे कृष्ण जी की ये लाइन थी कि एक बार आपने डिसाइड कर लिया ना किसी फील्ड में काम करना है, तो बार बार ये सोचना कि करना है कि नहीं करना, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। बस आपने डिसाइड कर जी लिया, क्लियर हो गया, अब वो सवाल गया, आगे के सवाल पे फोकस करो कि आगे अब कैसे करना है। अब आप कैसे को करेक्ट। खोजोगे, क्वेश्चन मिलना शुरू हो। हम्म, तो एनालिटिकल माइंड होना जरूरी है, इमोशनल हो के डिसीजन नहीं लेना है। इमोशंस ऑब्वियसली हमेशा रहेंगे, लेकिन एक जी होना चाहिए, एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो प्लस है माइनस है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, लोग कैसे कैसे काम कर रहे हैं, उन सबको जब आप समझ के डिसीजन लोगे तो आप इजीली किसी फील्ड में जा पाओगे और कॉन्फिडेंस के साथ जा पाओगे। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू। इट्स रियली ग्रेट टू हैव यू हियर एंड बहुत कुछ जानने को मिला। Thank you, all the viewers. Please follow him. His ID is very simple. फॉर गिविंग। Yeah. And thank you so much. And all the very best, sir, for your goals. Definitely, you're going to achieve that. And फिर हम दोबारा मिलेंगे. बिल्कुल। And it's really great to have you here. So viewers, please follow him, follow me, and keep watching थैंक यू the सो very lovely show. Thank you so much, sir. मीन्स All the very best. थैंक Yeah, thank you. लॉट्स ऑफ Thank you so much. Take care.